कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो अच्छे हूँ। आपका बिल्कुल फेवरेट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन लेकर आए हूँ, जो फिजिक्स का है, क्लास 10th का। और इसके बारे में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख ही चुके हैं और पार्ट 4 आज लेकर आया हूँ। पार्ट 4 में देखेंगे कि क्या क्या चीज होने वाले हैं। पहले हम लोग लाइट पढ़ लिए और लाइट प्रकाश पढ़ लिए, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ लिए, दर्पण पढ़ लिए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सारे चीज हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कहाँ से लाइट आएगा तो कहाँ जाता है, किस ओर से जाता है, ये सारे चीज हम लोग जानेंगे। अगला वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध करते हैं। दर्पण सूत्र सिद्ध करना एग्जाम में आते रहता है, तो 5 नंबर के आता है, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जो पहले सबसे शुरुआत में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन यानी कि लाइट कहाँ से आएगा तो किधर से होकर के गुजरता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे, पहला नंबर जो है वो सुनेंगे कि प्रकाश का जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, यानी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो ये किधर से होकर गुजरती है, तो ये दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण मुख्य फोकस से ये निकलती हुई प्रतीत होती है। याद रखिए, ये आपका उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या होता है कि उठा हुआ भाग परावर्तक होता है और धंसा हुआ भाग रंगा हुआ रहता है। तो ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ये आप देख रहे होंगे कि ये मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं या प्रधान अक्ष बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये समानांतर अगर किरण आता है, तो जब भी अगर समानांतर किरण आए तो समानांतर किरण आने के बाद जब ये लौटती है तो याद रखिए, जब भी यह लौटेगी वापस, तो ये लौटती है तो इसको हम काल्पनिक मिलाते हैं। तो काल्पनिक मिलाएंगे किधर जाएगा, तो ये फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? फोकस से। ये बात याद रखिए कि जब अनंत से आते हुए प्रकाश की किरणें जब उत्तल दर्पण पर पड़ेगा, अनंत से आती है प्रकाश की किरणें जो समानांतर आती है, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। जब अनंत से प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आती है किरणें, तो ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। किससे होती है? फोकस होकर गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर प्रतीत होगा, काल्पनिक कुछ गुजरता है। क्लियर? चलिए अगला नंबर देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आती है, आपतित होती है, मुख्य फोकस पर आती है, यानी कि ये मुख्य फोकस पर ही आती है। ये आपका है प्रकाश का, ये दर्पण हो गया जो उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ही हम लोग जानेंगे अभी। ये उत्तल दर्पण है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ऊपर से आ रहा है, यानी कि एफ पर फोकस बिंदु पर आ रहा है प्रकाश की किरण। जब फोकस बिंदु पर आ रहा हो, तो फोकस बिंदु पर आ रहा है तो इस परावर्तन के बाद कैसे मुड़ता है? ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर मुड़ता है। कैसे मुड़ता है? प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर मुड़ता है। क्लियर? याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है यानी आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी ये मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसके समानांतर ये वापस लौट जाती है। आती है ये फोकस दूरी पे, आती है कहाँ? फोकस बिंदु पे। जब लौटेगी परावर्तन के बाद मुख्य एक्सिस के समानांतर ये लौट जाती है। क्लियर? अगला नंबर अगर देखें हम लोग, तो अगला नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या कहता है? कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर यानी सेंटर पर आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद ये सेंटर से होकर के गुजर जाती है। याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र की ओर आती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण अपने ही पथ यानी जिस पथ से आएगा उसी पथ से वापस पुनः लौट जाती है। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन में, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण ये आपका क्या है? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर पर आ रहा है, यानी सेंटर यहाँ है। सेंटर पर जब आता है ऐसे करके, तो सेंटर पर आता है तो सेंटर से वापस आता है, जिधर से उधर से ये वापस लौट जाती है। जिधर से आती है उधर से कहाँ होती है? वापस लौट जाने का काम करता है। कौन? किरण। प्रकाश का किरण जो है वो सेंटर पर आएगा तो उत्तल दर्पण में सेंटर से ही वापस लौट जाती है।
अगला नंबर अगर बात किया जाए तो अगला नंबर देखेंगे कि प्रकाश, जब प्रकाश की किरण ध्रुव, ध्रुव यानी कि पोल, ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद, परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण जो है जितना कोण के साथ आती है उतना ही कोण के साथ वो वापस उसी बिंदु से लौट जाती है। यानी कि ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण। ये जितना कोण के साथ अगर पोल पर आती है तब पोल पे उतना ही कोण के साथ ये वापस लौट जाती है। जितना कोण आने में लगेगा उतना ही एंगल इसको जाने में जब जाती है तब उतना ही एंगल कोण बना करके जाती है। क्लियर। अगला नंबर देखेंगे, अगला नंबर है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में क्या बनना, प्रतिबिंब। यहाँ पर हम आपको ये समझाते हैं कि सबसे पहले हम उत्तल दर्पण ले लेते हैं। क्या लेते हैं, उत्तल दर्पण। ये आपको समझाने की बात कर रहे हैं। तो उत्तल ये दर्पण है, उत्तल दर्पण में आपका अंदर वाला भाग रहेगा वो कलई किया हुआ रहेगा, बाहर वाला भाग होता है उठा हुआ भाग होता है वो आपका अथी रहेगा, परावर्तक सतह रहता है। तो ये बात याद रखिए, सबसे पहले अगर इसके हम लोग दाहिने तरफ जो होता है पहले फोकस होता है, उसके बाद हमारा सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर। और जो मध्य वाला बिंदु होता है इसको हम लोग बिल्कुल पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। इसको आप एक्स डैश बोलेंगे, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलेंगे। तो एक्स अक्ष या एक्स डैश आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि ये आपका एक्स डैश हो गया। अब यहाँ पर ये समझेंगे कि जब भी प्रकाश के किरण, जब भी प्रकाश का किरण अगर समानांतर आती है तो ये फोकस से होकर के गुजर जाती है। कहां से गुजरती है, फोकस से लौटती है। आएगी ये समानांतर, लेकिन जब लौटेगी तो बिल्कुल फोकस से होकर के लौट जाती है। दूसरी की बात, आएगी पैसे और इससे ये लौट गई, इससे आई और इससे क्या हुई, लौट गए। और दूसरी की बात ये समझेंगे कि जब अब प्रकाश का किरण जो है ये कहां से आता है, प्रकाश का जब किरण है फोकस पर ही आए। कहाँ आए, फोकस पर। तो याद रखिए जब फोकस पर ये आती है तब फोकस पर आएगी, फोकस पर तो ये समानांतर लौटती है। जब हम लोग समानांतर आता है तो फोकस से जाता है और जब फोकस पर आएगा तो समानांतर जाता है। किसके, ये प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर ये चली जाती है। जब याद रखिए फिर से भी बोल रहे हैं क्या, सबसे पहले कि जब समानांतर आती है तो ये कहां से होकर गुजरता है, ये फोकस से गुजरती है। समानांतर आएगी फोकस से जाएगी और जब फोकस पर आएगी तो समानांतर जाती है। और ऐसा नहीं कि ऊपर ही, नीचे भी वही हाल है। जब आएगी ये समानांतर यानी कि फोकस पे तो समानांतर ये लौट जाती है, समानांतर ये बाहर चली जाती है। क्लियर। तो ये आपका हो गया। इधर से यहां से आता है तो इधर समानांतर जब आएगी तो फोकस से होकर के गुजर जाती है यानी चली जाती, वापस लौट जाती है। और जब फोकस पे आती है तो समानांतर लौटती है। दो बात बता दिए। तीसरी की बात ये समझेंगे कि जब भी प्रकाश की किरण सेंटर पर आए तो ये सेंटर से वापस लौट जाती है। आती भी सेंटर से है और जाती भी सेंटर पे है, आएगी भी सेंटर से और जाएगी भी सेंटर से। तो ये बात आप याद रखेंगे कि सेंटर से अगर आती है तो सेंटर से ही जाती है। प्रकाश का किरण जो है, प्रकाश का किरण उत्तल दर्पण पर सेंटर पर यानी कि ये जो वक्रता केंद्र है अगर इस पे आता है तो इस पे आएगा तो इसी से ये वापस लौट जाती है। तो ये इधर से भी हो सकता है कि इधर से आया और इधर गया और वापस भी इसी रास्ते से वापस लौटने का काम करती है, सेंटर से ही। तीसरी की बात हो गया। अब चौथी बात समझेंगे, जब पोल से आएगी, कैसे आएगी, पोल पर। जब प्रकाश का किरण पोल से आती है तो ये पोल से ही लौट जाएगी। याद रखिए जब ये पोल से आती है तो पोल से ही क्या होती है, बाहर लौट जाती है। यानी कि जिधर से आएगा और उसी से जितना एंगल के साथ आती है उतना ही एंगल के साथ ये चली जाती है। ये आपका चौथा नंबर पॉइंट था। तो चौथा नंबर पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद रखिए। अगला नंबर हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु हम किसके किसके बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में जानेंगे। अनंत पर अगर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और आगे अगर रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना समझेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, सुनिए। जब वस्तु ध्रुव पर और अनंत के बीच में रखी जाती है, याद रखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है उत्तल दर्पण। अब ये हमारा होगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब वस्तु जो है ये ध्रुव और अनंत के बीच में, ध्रुव के बीच में और अनंत, यानी ध्रुव हो गया ये वाला, तो ये पोल हो गया और अनंत हो गया यहाँ। तो दोनों के बीच में अगर वस्तु रखी जाती है तो ये आपका जाएगा और ये नीचे से भी जाता है तो नीचे से भी यहाँ से जाएगा तो ये वापस लौटने का काम करेगी। क्या होगा, ये वापस जिधर से आएगा उधर से चल जाएगा और ये चल जाएगा ऊपर।
ये दोनों मिलकर के जहां पर एक लड़ता है, कटता है या कटते हुए प्रतीत होता है, वहां पर क्या बनाएगा, वहां पर ये बना देगा प्रतिबिंब। वहां पर क्या बनाता है, प्रतिबिंब। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ए डैश और बी डैश जो है प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिए, जब वस्तु है ध्रुव पर आती, ध्रुव और अनंत के बीच में रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब है जो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में बनता है। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा, वस्तु से की अपेक्षा सीधा बनता है, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और काल्पनिक बनता है। याद रखिए, जब भी प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा हो तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। वो प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। उसका प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो ये बात याद रखिए। चलिए इसका हम पूरी अच्छी बात बताते हैं कि जब वस्तु की वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाती है, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा बनता है। सीधा बनेगा, वस्तु जैसा रहेगा उसके सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, साथ में वो काल्पनिक होता है। जब वस्तु जो है सीधा रहेगा, प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। क्लियर। अगला नंबर, अब दूसरा नंबर पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा नंबर पॉइंट इससे ज्यादा मजेदार है कि जब वस्तु है वो अनंत पर रखी जाती है, वस्तु नजदीक में नहीं रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है, तो अनंत से आती प्रकाश की किरण में परावर्तन होने के बाद वापस लौटती है, तब ये अनंत पर रखा हुआ रहेगा, तब फोकस पर बनेगा। याद रखिए, जब समानांतर किरण आएगा तो फोकस पर मिलता है, तो ये फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो क्या समझेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब होता है मुख्य फोकस पर बनता है। कहां बनता है, मुख्य फोकस पर बनेगा। वस्तु के आकार में बहुत छोटा बनता है, वस्तु के आकार में बहुत छोटा बनेगा और काल्पनिक बनता है। वस्तु के आकार में बहुत छोटा बनेगा तो क्या बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक कैसे करेंगे, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है और दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है, दर्पण के आगे क्या बनता है, ये बनता है रियल इमेज, जिसको वास्तविक हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब आगे बनता है और पीछे जो बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऐसे भी याद आप लोग रखेंगे कि जब भी हमारा प्रतिबिंब बनने वाली बात अगर होता है तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, सिर्फ ओनली वन एक का छोड़ करके। वो एक कहां पर होता है, वो अपवाद में आता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में काल्पनिक टोटल के टोटल प्रतिबिंब बनेंगे, लेकिन एक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या बनता है, काल्पनिक नहीं बल्कि क्या बनता है, वास्तविक बनता है, और वही हमेशा एग्जाम में आता रहता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। कौन बनेगा, जो बताएंगे हम आपको, वो हम आपको। चलिए ये आपका खत्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जब बताते हैं कि जब भी अगर पोल पर अनंत से अगर पोल पर आए पर एक किरण और पोल से ही अगर लौट जाता है तो इसका प्रतिबिंब आपका पोले पर बनता है। यानी कि जहां पर टकराएगा इसका प्रतिबिंब यही बनेगा, लेकिन वस्तु की अपेक्षा अनंत छोटा बनता है और बिल्कुल ये वास्तविक बनता है। ये आपका एग्जाम में आते रहता है, ये आपका अपवाद में आता है। ज्यादा आपको पूछे अथी किताब में शायद मिले या ना मिले, लेकिन ये आपका बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे। ये आपका बिल्कुल सिद्ध करना होता है और ये 2-3 नंबर के आ जाता है। वैसे तो सिद्ध करने वाला हमेशा 5 नंबर का आता है दर्पण सूत्र में, लेकिन ये आपका 2 से 3 नंबर के ही आता है, क्योंकि इसको में ज्यादा कुछ भार नहीं पड़ता है, इसे एकदम छोटा है, शॉर्ट है, आप बिल्कुल इजीली एकदम बना सकते हैं। सबसे पहले कहता है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध स्थापित करना है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो दोनों के बीच में संबंध है बराबर का, वो भी में दुगना बराबर का संबंध है। यानी कि त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के दुगना होते हैं, दुगना के बराबर होता है। त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना के बराबर होता है, यानी कि त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के दुगना के बराबर होता है, दुगना के बराबर होता है। या फोकस दूरी त्रिज्या के आधा के बराबर होता है। फोकस दूरी होता है, त्रिज्या आधा रहेगा तो फोकस दूरी से बराबर कर जाएगा, और अगर त्रिज्या की बात किया जाए तो फोकस दूरी दुगना रहेगा तब त्रिज्या के बराबर होगा। आगे हम लोग जानेंगे, यहाँ पर एकदम बिल्कुल परिणत से एकदम बिल्कुल सिद्ध करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि क्या ये आपको एम और एन आप मान सकते हैं, अपने हिसाब से मान सकते हैं, एम और एन मान सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही मान सकते हैं कि उत्तल दर्पण, क्या कहेंगे इसको, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण पे भी सिद्ध कर सकते हैं। उत्तल दर्पण पे हमने उत्तल दर्पण नहीं अवतल दर्पण पे सिद्ध किया है। अब अवतल दर्पण पे क्या समझेंगे कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, माना कि एम एन एक क्या है,
अवतल दर्पण है। और आपतित किरण, ये आने वाली किरण को देख लीजिए, ये आपतित किरण है जो बिल्कुल अनंत से आ रहा हो। आप यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं कि ए और बी यहाँ पर अनंत के और त्रिज्या के केंद्र के बीच में रखा हुआ, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन अनंत पे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि आपतित किरण ए बी जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। आपतित किरण ए बी जो है, ए और बी, यहाँ पर ए बी है, तो ये आपतित किरण का नाम ए बी है। आपतित किरण का नाम क्या है? ए बी, जो बिल्कुल दर्पण पर पड़ता है और मुख्य फोकस से गुजर जाता है, क्योंकि समानांतर आ रहा है तो फोकस से ही गुजरता है, तो मुख्य फोकस से गुजर जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हम वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, तो त्रिज्या होता है केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। त्रिज्या ऐसा नहीं कि ए ही एक हो गया, आपका त्रिज्या ए भी हो सकता है, क्योंकि कहीं भी आप खींचते हैं तो कहीं भी खींचिए, क्योंकि त्रिज्या हमेशा सभी जगह बराबर होता है। याद रखिएगा, त्रिज्या सभी जगह बराबर होता है। किसी भी वृत्त के या किसी गोलाकार भाग के त्रिज्या हमेशा समान होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? समान। कहीं भी अगर लेते हैं तो ये हमेशा समान होता है। चलिए, उतना हमको जरूरत नहीं है, हमको जितना जरूरत है उतना ही के काम करेंगे। तो ये हमारा त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या बिल्कुल समान होगा, क्योंकि त्रिज्या है और त्रिज्या हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल समान होता है, तो दोनों समान होता है। अगली बात अगर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये फोकस दूरी हो गया, पीछे वाला भी फोकस दूरी ही है, लेकिन सिद्ध करना है कि कैसे फोकस दूरी है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है और आपतित किरण ए बी जो मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। कहता है कि ए बी पीसी के, ए बी है जो पीसी के क्या है? समानांतर है। अब सुनिए कौन है पीसी, तब पी से लेके सी तक, पीसी और ए बी, यहाँ पर देखिए पीसी और ए पी, ये पीसी जो दिखाई दे रहा है नीचे वाला और ऊपर वाला किरण, तो किरण और नीचे प्रधान अक्ष दोनों बिल्कुल समानांतर है। और पीसी है जो आर है, पीसी बराबर क्या कर सकते हैं? आर, यानी कि पी से लेकर के सी तक, पी से लेकर के सी तक, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। यानी कि आप बीसी को भी आर कर सकते हैं, क्योंकि बीसी भी जो त्रिज्या है, बीसी और पीसी दोनों के दोनों त्रिज्या है, तो दोनों आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि पीएफ जो है फोकस दूरी है, एफ है, पीएस है जो फोकस है, जो एफ को हम डिनोट करते हैं। पीएफ जो है वो फोकस है, फोकस से पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। आगे कहेंगे कि सिद्ध करे कि आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बटा 2, ये सिद्ध करना है। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, अभी सिर्फ माने हैं। इसका बनावट अगर जानेंगे तो सी को बी से मिलाया, सी को बी से मिलाया, और वो भी में काल्पनिक मिलान मिलाना है। कैसा मिलान मिलाना है? काल्पनिक। सी को बी से जो मिलाएंगे ये बिल्कुल काल्पनिक होगा। सी से बी से मिलाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल काल्पनिक होगा। अब समझेंगे काल्पनिक हो, काल्पनिक मतलब कि आप बिल्कुल डॉट डॉट दे करके मिला सकते हैं, तो ये बिल्कुल काल्पनिक मिला लिए हैं। अगला नंबर देखेंगे आगे क्या कहता है, जी सुनिए। सबसे पहले हम लोग जो देखे वो पिक्चर के हिसाब से अगर देखेंगे, प्रमाण में अगर बनाना शुरू करते हैं, हल करते हैं, तो ए बी है जो पीसी के समानांतर है। ए बी पीसी के क्या है? समानांतर। यानी आप देखिए आराम से देख सकते हैं, ये ए बी जो नीचे वाला लाइन है और ऊपर वाला लाइन, तो ऊपर वाला आपका ए बी है और नीचे वाला क्या है? पीसी है। तो ए बी और पीसी जो है क्या है? समानांतर है। ए बी है और पीसी जो है वो समानांतर। तो यहाँ उसी की बात कर रहे हैं कि ए बी पीसी के समानांतर है। जब दो रेखा बराबर हो, दो समानांतर हो, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो कोण ए बी सी या कोण बी सी एफ बराबर होते हैं एकांतर कोण से। आप लोग अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बताते हैं कि जब दो रेखा आपस में समानांतर हो और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तिर्यक रेखा क्या करे? प्रतिच्छेद करे। आप यहाँ भी तिर्यक रेखा, नहीं तो ये भी आपका तिर्यक रेखा का ही काम करता है, तो ये आपका तिर्यक रेखा है। तो आपको बता दें कि ए जो है तिर्यक रेखा का काम कर रहा था। ए वाला कोण और ए नीचे वाला कोण जो है ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण का होता है? बराबर। इसके ऊपर के दाहिने तरफ और इसके नीचे के बाएं तरफ का कोण बिल्कुल बराबर होता है, तो ये एकांतर कोण के हिसाब से बराबर है। यानी ए बी सी और बी सी पी, तो देखिए ए बी सी और बी सी पी, बी सी पी या एफ भी कहिए तो कोई दिक्कत नहीं, पी आपको आगे चल जाता है, एफ आपका पीछे रह जाता है। तो एकांतर कौन सा बराबर? यहाँ पर कह सकते हैं कि बी सी एफ, बी सी एफ, यानी कि बी सी एफ जो है एक कोना पर देखिए आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से देखने वाली चीज है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे हम आई कहते हैं जी। क्या कहते हैं? आई। और नीचे वाला को आर कहते हैं। कैसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन में बताए थे कि जब भी कोई किरण अगर दर्पण पर पड़ता है, पढ़ने के बाद अगर वापस लौट जाता है, दर्पण पर पड़ता है और पढ़ने के बाद वापस लौट जाता है,
तो और इसके ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहेंगे, और दोनों के बीच वाले जो कोण होता है ये आपतित आपतित कोण और परावर्तित कोण होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए एक कोण आई, हम आई डायरेक्टली ले सकते हैं कि एक कोण कहाँ है, आई है, तो एक कोण हम ले लिए कि ये आई है, ये आप समीकरण भी ले सकते हैं कि समीकरण नहीं, लेकिन एक कोण को हम सिर्फ लिए हैं कि ये आई है। उसके बाद हम त्रिभुज में चलेंगे, CBF में, त्रिभुज CBF, इसको समझिए कि त्रिभुज CBF का है। अब देखिए तो त्रिभुज CBF में कहा आता है, जो पहले देख लेंगे। तो CBF ई वाला कोण यानी कि कोण R की बात कर रहा है, तो कोण R बराबर आप जानते हैं कि कोण R उसी को बोलेंगे कोण I बराबर कोण R, ये परावर्तन के नियम से होता है, कोण I बराबर कोण R। तो CBF और यहाँ पर CBF और BCF दोनों हो जाएंगे इक्वल, एक कोण और एक कोण के चलते ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, इक्वल, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। और आपको ये भी बता दे कि जब किसी भी त्रिभुज के दो रेखा दो कोण बराबर तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। किसी भी त्रिभुज के दो को अगर भुजा बराबर हो या दो कोण बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो कोण बराबर है तभी समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर है तभी समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ई वाला कोण बराबर ई वाला कोण, आई दोनों तो बराबर होता है, इसलिए ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। आप किसी ये मान लीजिए तो त्रिभुज हमारे पास है, क्या है, त्रिभुज। अब किसी त्रिभुज के एक त्रिभुज हमारे पास मिल रहा है, तो किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज अगर हो तो उसका दो भुजा भी बराबर होता है, यानी कि कोण CF ये भुजा CF बराबर ये BF दोनों बराबर होगा, CF बराबर BF होगा, CF बराबर क्या होगा, BF। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे कि CF बराबर CF बराबर BF, ये समीकरण 1। अब दूसरा का नियम क्या कहता है जी सुनिए, जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर, यानी कि मुख अक्ष के समानांतर अति निकटतम से, अति निकटतम मतलब बहुत ज्यादा निकट से, ये एकदम जो एक्सिस है, जो मुख्य एक्सिस जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, उसके बिल्कुल एकदम सटे हुए से पार अगर करता है तो भी वो फोकस से ही गुजरता है। अब जब फोकस से गुजरेगा तब आपतित किरण का होगा, जो सुनिए ये एकदम सेम टू सेम वही काम होगा जो इसमें होता है। कहता है ए वाला ऊपर, ए भी जो है ऊपर से ना होकर के अगर इसके सटले नजदीक से गुजरता हो तो इसका फोकस दूरी है बिल्कुल सेम टू सेम FA होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए वाला जो इतना दूरिया है, ये दूरिया को अगर कम कर दिया जाए, ये दूरी को क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, तो BF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा। BF किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाता है। तो यहां पर समझेंगे कि ये जो PF के बराबर BF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा। BF किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाता है। तो ये आपको समीकरण सेकंड मानना पड़ेगा। सेकंड का मानना पड़ेगा, समीकरण सेकंड, यानी कि आप समीकरण सेकंड मान सकते हैं। अब चलेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से बिल्कुल चल सकते हैं। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकंड से भी चल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि PC बराबर PF और CF ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। PC बराबर क्या ले सकते हैं, PC बराबर PF और CF, PC बराबर PF और CF। अब देखिए कैसे लेते हैं, यहाँ पर P से लेकर के C, ये त्रिज्या होता है, PC का है त्रिज्या है। अब PC को त्रिज्या कह सकते हैं, तो PC को हम CF और PF दोनों ले सकते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे तब आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये P से लेके C तक इतना दूरी है, तो इसको हम यहाँ से F न है ये बिंदु, ये F है, ये C है, ये P है, तो पूरा को हम इतना इतना तोड़ा हुआ है तो जोड़ को भी सकते हैं कि CF जोड़ PF, CF जोड़ PF बराबर PC, बराबर क्या हो जाएगा, PC। वही काम यहाँ किए हैं कि PC बराबर ये PF और CF दोनों को जोड़े हैं तब मिला है। अब यहाँ पर देखिए मान खाली चेंज कर रहे हैं, ये PC के PCA छोड़ देंगे, आप PF के देखिए PF छोड़ दिए, और CF के देखिए क्या किए हैं, ये CF जो लिखा हुआ है तो CF को हम क्या लिखे हैं, CF को यहाँ पर देंगे PF देंगे, ये CF BF जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए कहता है कि ये BF और यहाँ पर देखिए ये वाला BF जो है ये CF के बराबर है, BF है जो CF के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ये देखिए तो CF बराबर BF डाला हुआ है, CF बराबर क्या डाला हुआ, BF डाला हुआ है। आप BF बराबर क्या है,
पीएफ है, तब सीएफ के जगह पर यहाँ पर सीएफ है तो सीएफ के जगह यहाँ पर बीएफ दे सकते हैं। अब बीएफ के जगह यहाँ पर भी तो हम पीएफ दे सकते हैं, तो बीएफ के जगह सीएफ के जगह पर हम पीएफ डायरेक्टली दे दिए। डायरेक्टली एक बार में मान को हम यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ करके और डायरेक्ट मान दे रहे हैं। ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ये आपका सीएफ है और सीएफ बराबर यहाँ पर दिए समीकरण 1 में दिया हुआ है कि सीएफ बराबर बीएफ है, और समीकरण 2 में है बीएफ बराबर पीएफ है। तो जब ये दोनों बराबर है और इसके बराबर ए है, बीएफ बराबर ए है, तो सीएफ के बराबर बीएफ और बीएफ के बराबर पीएफ, तो पीएफ को हम पीएफ सीएफ के जगह पर बीएफ पीएफ जो है ये डाल सकते हैं, और डाल सकते हैं तब बीएफ पीएफ और पीएफ दो को पीएफ हो जाएगा, और दोनों का अगर मान डालें तो देखिए तो पीसी हम किसको कह रहे हैं, पीसी। ध्यान से देखिए पी से लेके सी तक, तब पीसी त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या को तो हम आर से लिखते हैं। और आप देखिए ठीक से कि ये पीएफ पीएफ किसको बोलते हैं, पीएस फोकस दूरी को बोलते हैं, तब फोकस दूरी को पीएफ जो बोल रहे थे ये एफ हो गया। यानी कि यहाँ पर हम ले सकते हैं क्या चीज, ये पीसी के जगह पर आर और दो के जगह पर 2 और पीएफ के जगह पर एफ, यानी कि इतना बराबर इतना, यानी कि आर बराबर 2 पीएफ इतना हो सकता है। नहीं तो 2 को इधर से इधर लेके चलाएंगे तो एफ बराबर आर बटा 2 ये प्रूव्ड हो जाता है। क्लियर, चलिए ये आपका हो गया। अगला नंबर अगर देख लेंगे हम तो इसके आगे देखेंगे कि इसके आगे क्या कहता है। इसके आगे कहता है चिन्ह परिपाटी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। चिन्ह परिपाटी होता क्या है, जो सुनिए कि चिन्ह परिपाटी होता क्या है। कहता है किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की प्रकृति बताने वाले, गोलीय दर्पण में वस्तु की प्रकृति बताता है कि ये क्या चीज है, ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, ये प्राकृतिक होता है। तो प्रकृति बताने वाले जो चिन्ह होते हैं उसी को हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि प्रकृति तो बताता ही है, साथ में ये समझिए कि किसी भी वस्तु हो या किसी भी दर्पण हो, दर्पण को जिस बिंदु से हम लोग उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई आगे पीछे वाला जो चीज होता है इसके हम लोग मापते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसको मूल बिंदु को पी पे रख के और इसको हम लोग प्लस और माइनस के धनात्मक ऋणात्मक यानी कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी नापते हैं या यहाँ से निकालते हैं, तो उसको हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। या ध्यान से समझिएगा कि किसी गोलीय दर्पण में, किसी गोलीय दर्पण, एक गोलाकार दर्पण है, ये जो दर्पण दिख रहा है एक गोलाकार दर्पण है, तो ये किसी गोलीय दर्पण में, किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की प्रकृति बताने के लिए, वस्तु की प्रकृति प्लस में कि माइनस में, इस तरह से वस्तु की प्रकृति बताने के लिए जिस पार्टी का प्रयोग किया जाता है उन्हें चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जिस पार्टी का जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अगर बात कीजिए हम लोग तो गोलीय दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु के भांति काम करता है। गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है वो मूल बिंदु की तरह काम करता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव को हम लोग मूल बिंदु कह सकते हैं, वो मूल बिंदु की तरह ही काम करता है। अगली बात समझेंगे कि ध्रुव हो या मूल बिंदु हो, तो मूल बिंदु से आपको बताया होंगे कभी या नहीं, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए कि मूल बिंदु के दाहिने तरफ प्लस में, बाएं तरफ माइनस में, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा यानी प्लस में, और नीचे जाएगा तो घटेगा यानी कि माइनस में होता है। तो ये याद रखिए कि ध्रुव के दाहिने ओर हमेशा, सदैव मतलब हमेशा होता है, तो सदैव धनात्मक होती है, और ध्रुव के बाएं ओर ये दूरी जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ध्रुव के ऊपर सदैव धनात्मक होता है, ध्रुव के नीचे सदैव ऋणात्मक होती है। क्लियर, अब आगे समझेंगे क्या कहता है। जो पिक्चर में आप, ये आपका पिक्चर है अवतल दर्पण है, ये क्या दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये हमारा मूल बिंदु आप कह सकते हैं। तब मूल बिंदु के दाहिने तरफ जाइएगा तब प्लस में जाइएगा, बाएं तरफ आएंगे माइनस में आएंगे, ऊपर जाएंगे तो भी प्लस में जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो क्या में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ वाला जो चिन्ह है वही चिन्ह इसमें आप यूज कर सकते हैं, वही चिन्ह इसमें यूज होता है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का उपयोग कैसे करते हैं। तो अवतल दर्पण में देखिए चिन्ह परिपाटी का यूज हम लोग कैसे करेंगे, जो सुनिए। अवतल दर्पण के फोकस दूरी एफ होता है और वक्रता त्रिज्या आर होता है। फोकस दूरी एफ से और वक्रता त्रिज्या आर से, और वस्तु की दूरी हमेशा ये ऋणात्मक होता है। याद रखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का दोनों ऋणात्मक होता है, हमेशा के लिए ऋणात्मक होता है। अगली बात, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी और किसके दूरी, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, दोनों होते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई h
और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। अगर हम लोग उत्तल दर्पण में जाएंगे कि उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का यूज कैसे होता है, उपयोग हम लोग जानेंगे, इसका उपयोग समझिए। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वस्तु की दूरी ये सदैव धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वस्तु की दूरी सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, लेकिन अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब क्या होता है, दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन ये जो वस्तु जो होता है ये भी धनात्मक होता है। और उत्तल दर्पण में वस्तु, उत्तल दर्पण में भी वस्तु की ऊंचाई h होता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश होता है। अवतल दर्पण में भी यही होता था, प्रतिबिंब के वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित करते हैं। क्लियर। अब ये समझेंगे कि f हमारा मतलब फोकस दूरी, r मतलब वक्रता त्रिज्या, u मतलब वस्तु की दूरी और f भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। एक बात अगर और जानेंगे तो आवर्धन, आवर्धन जो होता है वो हमारा छूट जाता है। तो आवर्धन के बारे में बिल्कुल याद रखिए कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन मतलब ये समझिएगा, आवर्धन वस्तु के ऊंचाई और प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वस्तु के ऊंचाई एवं प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन। यहाँ पर लिख सकते हैं तो आवर्धन, आवर्धन लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि किसी भी वस्तु की, तब वस्तु की प्रतिबिंब, वस्तु की प्रतिबिंब, 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 बिंब कहता कि वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु के वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात, अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्लियर। चलिए आवर्धन बराबर फॉर्मूला की बात किया जाए तो आवर्धन, आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है h डैश बटा h, h डैश बटा h। कभी कभी आप अपने भी याद रखेंगे कि m बराबर, क्या बराबर, m बराबर, तो m बराबर याद रखेंगे कि माइनस v बटा u होता है, माइनस v बटा क्या होता है, u। तो a भी होता है, a भी होता है, तो a बिल्कुल याद रखिएगा। आगे हम लोग अगर बढ़े तो देखेंगे अगला नंबर क्या कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कैसे करेंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करेंगे, गाड़ी के अग्री यानी आगे वाला जो अथी होता है, प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। साथ में इन्हें चेहरा को बड़ा प्रतिबिंब में देखने के लिए हम लोग शेविंग यानी कि जब दाढ़ी की बनाते हैं या हजामत बनाते हैं तो आप देखे होंगे कि नाई को या ठाकुर को देखिएगा कि आगे अपने सामने में एगो दर्पण रखता है, शीशा रखता है, और वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। या ये आप कह सकते हैं कि किसी लेडीज हो अपना श्रृंगार पटार जो करने वाली चीज होता है, अपना थोथुना को निघारती है, वो किसे करती है, अवतल दर्पण से। बिल्कुल इतना याद रखिएगा। दूसरी की बात है कि दंत, दांत के जो विशेषज्ञ होते हैं, दांत से कौन होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो अवतल दर्पणों का उपयोग मरीज के दांत को देखने के लिए करता है, जो दांत उसे बड़ा दिखाई देता है, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए यूज करते हैं। और सौर भट्टिये में जब सौर ऊर्जा, सौर प्लेट जब बनता है तो सौर भट्टियों में ये अवतल दर्पण का ही यूज किया था, जिससे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश को है ज्यादा कैप्चर करके और एकत्रित करके दे सके। क्लियर। तो ये आपका था लास्ट। और अवतल उत्तल दर्पण समझ आएंगे, अवतल दर्पण का उपयोग हुआ, अवतल दर्पण के साथ उत्तल दर्पण जानेंगे। उत्तल दर्पण का यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो गाड़ी के जो पीछे देखने वाला जो दर्पण होते हैं, लाइट होता है, उसको साइड मिरर कर सकते हो, तो साइड मिरर के लिए यूज किया जाता है। और ए दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं, वाहन के, गाड़ी के पार्श्व में यानी पीछे देखने के लिए लगा होता है, जिसमें इसका ड्राइवर जो है पीछे वाहनों को देखता है, जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है। और इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी किया जाता है, इसका उपयोग जो है टेलीस्कोप में भी हम कर सकते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट तथा रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि यह एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश का प्रसार करने में सक्षम होते हैं। क्लियर। चलिए ये इतना ही था, और इसके आगे शायद आपको
गाड़ी के जो साइड मिरर है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। तो इसके बारे में अगर जानेंगे तो उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता देते हैं, उत्तल दर्पण को पीछे देखने के लिए इसलिए, साइड मिरर में यूज करने के लिए इसलिए प्राथमिकता यानी पहला उपयोग माना जाता है क्योंकि वे सदैव प्रतिबिंब जो है क्या बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन दिखाई आपको उल्टा देता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, यद्यपि वह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत ही अधिक होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होते हैं, बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होते हैं, यानी कि गोलाकार की तरह होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र में को कवर कर लेता है और उसको दिखाने में समर्थन होता है। क्लियर। और आपको बता दें कि यह सीधा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है, ये उल्टा उलट के नहीं बनता, सीधा ही बनता है। बस ये होता है कि आपको दाएं तरफ वाला बाएं और बाएं तरफ वाला आगे आपको दाएं दिखाई देता है, बस इतना ही इसमें फर्क होता है। इसीलिए एम्बुलेंस में आप देखिएगा कि उल्टा लिखा हुआ आता है। अगर एम्बुलेंस को हम देखेंगे, अगर पढ़ने से मिलेंगे तो हमको दाहिने बाएं तरफ से दाहिने तरफ लिखा होना चाहिए, लेकिन उसमें दाहिने तरफ से बाएं तरफ की ओर लिखा हुआ था, ताकि साइड मिरर वाले जो ड्राइवर जो हो साइड मिरर में अपना देखे तो एम्बुलेंस को अच्छे से उसको बिल्कुल पढ़ पाए और उसको रास्ता दे सके। क्लियर। चलिए ये इतना ही था, उसके साथ में हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल इंतजार कीजिए। कमेंट लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए, शेयर दुम दमा के कीजिए, पूरा दबा के। थैंक यू, धन्यवाद।